आज जिस विषय को हम लेकर आए हैं, इस विषय पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके भी घर में कोई युवती, कोई किशोरी ज़रूर होगी जिसके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे होंगे। वो चेंजेस कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे उसके चेहरे पर शायद ज़्यादा बाल आ रहे होंगे, ठुड्डियों पे ज़्यादा बाल आ रहे होंगे, हो सकता है कि छाती पे बाल ज़्यादा आ रहे होंगे, पीठ पे आ रहे होंगे, या उसके साथ ही मुहासे बहुत आ रहे होंगे, या हो सकता है कि उनका वेट गेन बहुत हो रहा होगा या मूड स्विंग बहुत हो रहा होगा। ये सब कुछ आप होते हुए अगर अपने सामने देख रहे हैं एज अ पेरेंट, तो ये आपकी भी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि आखिर ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। बच्ची में अगर इस तरीके की चीज़ों को अगर आप पा रहे हैं, आप एज अ फादर, एज अ मदर, आपकी भी ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप उस पर बात करें। हो सकता है कि उनके जो पीरियड्स हैं, जो मासिक है, वो भी इरेगुलर हो रहा होगा, यानी कि वो 1 महीने में एक बार ना आकर के 2 महीने या 3 महीने पर आ रहा होगा। इस तरीके के कुछ गैप्स भी हो रहे होंगे। ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। यानी आप अपने सीधे सवाल अपने विशेषज्ञ से खुद ही पूछ सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 1800 3456 171। टोल फ्री नंबर मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, उसे आप ज़रूर नोट कर लें। नंबर है 1800 3456 171। आज हम बात करने वाले हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी PCOS की। PCOS क्या है, इससे कैसे हम बचाव कर सकते हैं, क्या ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है या कोई बीमारी है, और ये भी हम अपने विशेषज्ञ से आज समझने की कोशिश करेंगे कि PCOS को कैसे हम संतुलित कर सकते हैं, और क्या PCOS सिर्फ एक युवती को हो सकती है या कि ये 35 साल, 45 साल या 55 या 50 साल की महिला को भी हो सकती है। तो अपने विशेषज्ञ से आज खूब विस्तार से इस विषय पर हम समझने वाले हैं। तो आइए मिलकर पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में जुड़ रही हैं डॉक्टर अंजलि प्रकाश, जो शहर की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। मैम, सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहते हैं, चूँकि आप एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, खूब सारी महिलाएं, खूब सारी युवतियां आपके पास आती होंगी। PCOS को लेकर क्या डेवलपमेंट आपने इस समय देखा है? कुछ विगत 10 सालों की अगर हम बात करें, तो किस तरीके के केसेस आपके पास आए हैं और कितने फ्रीक्वेंट आए हैं, और उसको लेकर के जागरूकता कितनी है? पिछले 10 सालों में तो PCOS बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ये तो हम सब समझ रहे हैं। जागरूकता भी काफ़ी ज़्यादा आई है। इनफैक्ट अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है कि जिनको PCOS नहीं है वो भी अब थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम होने से वो आते हैं कंसल्ट करने के लिए कि मैम क्या हमें PCOS की बीमारी है। अच्छा। दूसरी, इसकी वजह से जो बांझपन की समस्या है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो मेन जो PCOS के पेशेंट्स हमको सबसे ज़्यादा जिस परेशानी में मिल रहे हैं वो बांझपन के पेशेंट हैं, यानी कि इनफर्टिलिटी, जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं हमारी जो यंग फीमेल्स हैं। और साथ में इसकी वजह से जो दूसरी प्रॉब्लम, यानी कि जो स्किन और हेयर को लेके प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसकी वजह से भी आप स्किन के जो कंसल्टेंट्स हैं वो बताते हैं, उनके पास इसके पेशेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं। अच्छा। जी। और मैम, एक और बात समझना चाहते हैं कि PCOS की चूंकि अभी हम चर्चा कर रहे हैं और अभी खूब विस्तार से समझेंगे, किस तरीके के मामले आते हैं आपके पास? जैसे क्या रूट कॉज लेकर के लोग आपके पास सबसे पहले आते हैं, क्या समस्या जो होती है वो सबसे मूल होती है? जी, PCOS में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है वो है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, यानी कि पीरियड्स जो हैं वो समय से लेट होने लगते हैं। एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी 21 से 35 यानी 21 to 35 डेज के बीच की होती है। ये गैप जब 35 डेज से बढ़ के 45, 50, 60 ऐसा होने लगता है, तो यूजुअली पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि हमारे पीरियड्स डिले हो रहे हैं। तो ये वो पेशेंट है जो एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास आ रहे हैं, यानी जो हमारे पास आते हैं, या फिर एक शादीशुदा महिला आती हैं जो कि बच्चे कंसीव नहीं कर पा रही हैं, जी, कंसेप्शन की समस्या लेके। और कुछ पेशेंट जो हमारे स्किन के डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उनकी मेन प्रॉब्लम होती है एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होता है चेहरे पे, गलत जगह पे, यानी कि लड़कियों को अपर लिप्स वाले एरिया में, जहाँ एक लड़के को बाल आते हैं ना, ठुड्डी पे, होठों के ऊपर, ऐसी जगह पे बाल आ रहे हैं जो कि काफ़ी घने हैं, मोटे हैं, या मुहासे, बहुत ज़्यादा मुहासे आ रहे हैं जो नॉर्मल टॉपिकल ट्रीटमेंट यानी ऑइंटमेंट वगैरह से नहीं ठीक होता है। अच्छा। या एक्सेसिव हेयर लॉस। तो ये पेशेंट्स यूजुअली आपके डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और फिर वहाँ से पता लगता है कि उनको PCOS है, तो फिर उन्हें हमारे पास भेजा जाता है। मैम, PCOS होने की मुख्य वजह क्या है? चूँकि अभी हम चर्चा भी शुरू में जब मैंने
मैंने की भी, तो क्या ये एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है? और लाइफस्टाइल को मॉडिफाई अगर हम करते हैं तो क्या हम इसको ठीक कर सकते हैं, या इसके और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कोई अनुवांशिक कोई कारण हो सकता है? पीसीओएस का एग्जैक्ट कारण जो है वो अभी भी पता नहीं है, इसके बारे में रिसर्च ही चल रही है। लेकिन पीसीओएस एक तरह का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जैसा आपने कहा ना, जीवन शैली, गलत जीवन शैली का परिणाम है। जैसा कि आजकल हम जानते हैं कि डायबिटीज हो या हाइपरटेंशन हो, इस तरह की बीमारियां हैं, वैसे ही पीसीओएस है। तो पीसीओएस में जो सबसे मेन कॉज जो कि पता है, जो कि प्रूवन है कि ये चीज़ पीसीओएस के लिए बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट कॉज है, वो होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो कि एक तरह से डायबिटीज़ का भी एक कारण होता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस कहाँ से आता है? ये आपके मतलब शरीर में एक्सेसिव वजन हो या जो गलत खान पान हो रहा है, इन चीज़ों से, या अगर जेनेटिक भी कॉज इस पे देखा जाता है, जो लोग जेनेटिकली डायबिटीज़ के लिए प्रिडिस्पोज हैं, यानी कि जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, उनको आगे चल के डायबिटीज़ होने की संभावना अधिक है, वैसे लोगों में भी पीसीओएस का खतरा ज़्यादा हो जाता है फिर। जी जी। मैम एक और बात हम थोड़ा समझना चाहते हैं कि जब पीसीओएस का मामला जब आता है, जो मैं अनुवांशिक होने वाली बात जो कर रही हूँ, कि जो कि फैमिली हिस्ट्री की मैं चर्चा कर रही हूँ, कई बार इसको इस तरीके से देखा जाता है, या आपके पास लोग नहीं भी आते होंगे या ये कहते हुए भी आते होंगे कि ये समस्या मेरी माँ को भी थी, कि मेरी माँ को भी इरेगुलर पीरियड्स थे, यानी मासिक जो है वो इरेगुलर आता है, मतलब समय से नहीं आता है। ये मैटरनल साइड से और पैटर्नल साइड से, दोनों साइड से होता है। क्या इसमें कुछ अनुवांशिक कारण वाकई काम करता है, या ये कम्प्लीटली अलग चीज़ है? नहीं, अनुवांशिक कारण एग्जैक्टली मैं नहीं कहूँगी, लेकिन अनुवांशिक तौर पे रिस्क फैक्टर कहूँगी। यानी कि अगर किसी की माँ को पीसीओएस रहा है, या करंट में उनके माता पिता डायबिटिक हैं, तो उनको ये समझना होगा कि उनको ये प्रॉब्लम होने की संभावना अधिक है। गारंटी है कि ये प्रॉब्लम होगी ऐसा नहीं होता, लेकिन संभावना अधिक है। तो ऐसे में उनको अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखनी है, जो कि हम एक डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर के पेशेंट से भी कहते हैं, ताकि ये प्रॉब्लम आगे नहीं बढ़े। एक और बात मैम, कि किस उम्र की महिला को ये होता है? जैसे आमतौर पर अभी चूंकि सोशल मीडिया जिस तरीके से आ गया है, तो अवेयरनेस काफ़ी बढ़ी है इस तरफ, तो हम अक्सर ये चर्चा करते हैं कि जो यंग गर्ल्स हैं, जो एडोलेसेंट में हैं और युवतियां हैं, किशोरियां हैं, उनको हो रहा है। लेकिन क्या ये एक मिडिल एज वुमेन को भी हो सकता है, या ये कितना लंबा चल सकता है? हम इसके बारे में भी जानना चाहते हैं। पीसीओडी आपका प्यूबर्टी, यानी कि एक लड़की को जब महीने आने शुरू होते हैं से लेके जो मेनोपॉज की उम्र होती है, किसी को भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो एक एज के बाद नहीं होगा। और पीसीओएस एक बार हुआ तो फिर उसको कंट्रोल करते हैं, वो परमानेंटली क्योर हो जाएगा ऐसा नहीं है। तो इसीलिए अगर किसी लड़की को 15, 16 या 20 साल की उम्र में पता लग रहा है कि पीसीओएस है, तो वो उसको कंट्रोल करके रखेगी। ऐसा नहीं है कि उनका पीसीओएस एक दिन अचानक गायब हो जाएगा। लेकिन हमें जो मामले मिलते हैं वो सबसे ज़्यादा 20 से 30 साल की उम्र के बीच मिलते हैं, क्योंकि यही वो एज है जिस समय पीरियड्स को लेके प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, या फिर फर्टिलिटी, जो आपका जो मेन कंसर्न होता है ना, कि हाँ मतलब जिस समय गर्भ धारण करने की यही सही उम्र होती है, तो हमें सबसे ज़्यादा मामले इसी उम्र के देखने को मिलते हैं। जी जी। अगर मैम मैं लक्षणों की बात करूँ, कुछ शुरुआती 2-4 लक्षण अभी आप चर्चा कर भी रही थी, लेकिन क्या ऐसे लक्षण हैं जो शुरुआती समय में ही उभरते हैं, जिनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और जिनको ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? जो कि हम बात कर रहे हैं मासिक धर्म की अनियमितता, वो तो बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है। उसके अलावा आप जो कुछ पहले के सिम्टम्स होते हैं ना, मतलब वो साइंस होते हैं कि ये पेशेंट को खतरा है। तो अगर किसी का मासिक धर्म अनियमित है, उसको मुहासे आ रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो रही है, उसके साथ में डार्कनिंग है, मतलब गले के पीछे की तरफ काली धारियां आती हैं, या अंडर आर्म्स जैसे एरिया में काली काली धारियां आती हैं, ये या स्किन टैग्स बनते हैं, ये चीज़ें इंसुलिन रेजिस्टेंस की मार्कर है, यानी कि शरीर में इंसुलिन जो है वो ज़्यादा हो रहा है। तो ये सब पहले प्रिलिमिनरी सिम्टम्स हैं जो आगे चल के फिर इसमें कन्वर्ट होंगे। तो अगर ऐसी चीज़ें दिख रही हैं तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। साल में 1 बार 2 बार पीरियड डिले हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आपको बार बार पीरियड्स डिले हो रहा है, हमेशा आपकी साइकिल 35 डेज को क्रॉस करती है, या आपको 1 वर्ष में, एक पूरे साल में यानी 12 महीने में 9 से भी कम मासिक धर्म आ रहा है, तो इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जी जी।
तो मुझे लगता है कि हमारे दर्शक ज़रूर ये समझ रहे होंगे कि डॉक्टर अंजलि जिस तरीके से आपको बता रही हैं कि अगर इस तरीके के कुछ सिम्टम्स अगर प्रेजेंट हो रहे हैं तो इसको बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिए और अपने नज़दीकी जो भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनके पास जाइए, उनसे मिलिए। एक और बात समझना चाहते हैं आपसे मैडम कि जब हम PCOS की बात करते हैं तो PCOD भी एक टर्म हम साथ में सुन रहे होते हैं, तो ये क्या ये दोनों चीज़ें अलग हैं या एक ही हैं, हम इसे नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं, PCOD और PCOS एक ही चीज़ है। PCOD का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, यानी कि जब पहली इसकी व्याख्या हुई तो इसे एक डिजीज़ के तौर पे देखा गया, लेकिन धीरे धीरे ये समझ में आया कि ये सिर्फ एक मात्र बीमारी नहीं होके ये एक सिंड्रोम का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक बीमारी ना होके कई सारे सिम्टम्स होंगे, कई सारी प्रॉब्लम्स होंगी, इसीलिए अब इसका नामकरण PCOD से PCOS हो चुका है, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की जगह अब हम इसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। मैम, चूँकि अभी हम रिस्क फैक्टर्स की बात कर रहे थे, अगर किसी महिला को या युवती को PCOS की समस्या है तो उसे बाद में जाकर के और कौन-कौन सी समस्याएं हो सकती हैं अगर वो उसको नज़रअंदाज करती हैं तो? PCOS अगर कोई नज़रअंदाज कर रहा है तो जो सबसे पहले समस्या आएगी वो है इनफर्टिलिटी की समस्या आएगी। आप इसके आगे चलिए कि मतलब फर्टिलिटी का टाइम कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको डायबिटीज़ का खतरा रहेगा। जो जिनको भी PCOS होता है उनको ये रिस्क हमेशा रहता है कि आगे चल के वो डायबिटिक हो जाएंगे। या ऐसी महिलाएं जिनको PCOS है और उनकी प्रेगनेंसी हुई है, उनकी प्रेगनेंसी में भी उनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ एक टर्म होता है, यानी कि सिर्फ गर्भावस्था के दौरान होने वाला डायबिटीज़, उसका खतरा रहेगा। उसके अलावा क्योंकि ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब है कि शरीर में जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो सही नहीं होने की वजह से अत्यधिक वजन जो बढ़ता है, इसकी वजह से होने वाली दिक्कतें। उसके बाद लिवर में एक बीमारी होती है जिसे हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर कहते हैं। अल्कोहलिक फैटी लिवर के बारे में सब जानते हैं कि अत्यधिक अल्कोहल के सेवन से जो लिवर में खराबी आती है, ये एक महिला में भी हो सकती है अगर उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम, PCOS का प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है और वो इस पर ध्यान नहीं दे रही हैं, तो ये उनमें भी आ सकती है। और अगर हम और आगे चलें तो फिर PCOS अपने आप में कुछ कैंसर के लिए भी रिस्क फैक्टर माना जाता है। जी जी मैम, ये भी एक बात हमें ज़रा समझाइए कि चूँकि जीवन शैली से संबंधित ये समस्या है, खान पान अगर हम दुरुस्त कर लेते हैं यानी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लेते हैं तो क्या इससे बचा जा सकता है? बिल्कुल, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है PCOS के मैनेजमेंट का, यानी ट्रीटमेंट का। तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से यहाँ मतलब होगा कि एक, आपको अपना वज़न जो है नॉर्मल रेंज में रखना है। दूसरा, जो हम खाने पीने पे बात करें तो क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस में बार बार बोल रही हूँ और इंसुलिन का रिलेशन शुगर से है, ये हर कोई जानता है, तो आपको बहुत हाई शुगर वाली चीज़ें या हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली फूड जो होते हैं, ऐसे खाना जो आपके शरीर में जाते ही आपके रक्त के जो शुगर लेवल को एकदम से पीक करता है, वैसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन आप जैसा जान रहे हैं कि आजकल हमारे समाज में इन्हीं चीज़ों का ज़्यादा चलन है और जितनी हमारी यंग गर्ल्स हैं चॉकलेट, कॉफ़ी, डोनट्स, पिज़्ज़ा, केक, एग्जैक्टली इन सब पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, तो ये चीज़ें बहुत बुरी तरह अफेक्ट करती हैं PCOS के मरीज़ को। मैम, जब कोई लड़की आपके पास आती है और जब वो उनका आप डायग्नोसिस पूरा लेते हैं, कुछ स्पेसिफिक टेस्ट भी है क्या जो आप इस दौरान कराती हैं? जिससे PCOS के लिए स्पेसिफिक टेस्ट है, उसमें कुछ खून के जांच होती है, जिसमें हम कुछ हार्मोन के लेवल्स चेक करते हैं, साथ में अल्ट्रासाउंड भी होता है। अल्ट्रासाउंड में हम अंडेदानी का क्या साइज है, पॉलीसिस्टिक का मतलब है ओवरी में बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट यानी पानी के थैले, जो कि नाम से ही बहुत ऑब्वियस है, तो उसके लिए हम अल्ट्रासाउंड करके ओवरी में देखते हैं कि कितने सारे सिस्ट हैं, क्या साइज़ के हैं, ओवरी की टोटल वॉल्यूम कैसी हो गई है। तो अल्ट्रासाउंड और खून की जांच दो चीज़ें हैं जिससे इनको मिलाकर, और साथ में ऑब्वियसली पेशेंट की हिस्ट्री और जो हम सामने से उनको देखते हैं, ये सब मिला के PCOS का हम डायग्नोसिस बनाते हैं। जी। मैं बात इस वजह से भी पूछ रही हूँ, कई बार लोगों को लगता है कि ये कॉस्मेटिक एक इशू है, जिसमें अगर आप डॉक्टर से मिलते हैं, डर्मेट से मिलते हैं और किसी स्किन वाले से मिलते हैं, स्किन अच्छी हो गई, जो आप कह रही हैं कि जो काली धब्बे जो पड़ जाते हैं अगर वो हट गए तो हम ठीक हो गए, तो इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि उसका एक पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जिसमें आपको जाना पड़ेगा। एक और चीज़ समझना चाहते हैं मैम आपसे कि ये जब इस समस्या के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो एक और वर्ग ऐसा है, कुछ महिलाएं वो भी आती हैं इसमें जो गर्भ धारण करना चाहती हैं और जो नहीं कर पा रही हैं,
हैं। जो कंसेप्शन का इशू जो हमने पहले भी डिस्कस किया, हम ज़रा इसको और थोड़ा विस्तार में समझना चाहते हैं कि अगर PCOS लंबे समय तक है तो कंसेप्शन में किस किस तरीके की दिक्कत हो सकती है? क्योंकि कई बार हम सुनते हैं कि गर्भपात हो गया, 1 बार नहीं 2 बार 3 बार, तो क्या गर्भपात का हमेशा कारण PCOS होता है या इसके और भी कारण हो सकते हैं, और PCOS इससे कैसे जुड़ा हुआ है? PCOS गर्भपात का कारण नहीं, इनफर्टिलिटी, बांझपन का एक कारण है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में, जैसे मैंने कहा नाम से ऑब्वियस है, जो पॉलीसिस्ट होते हैं ना, जो छोटे छोटे सिस्ट, ये एक्चुअली सिस्ट ना होके वो अंडे हैं जो पूरी तरह से विकसित नहीं हुए। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि एक सामान्य महिला के महीने में एक अंडा बनता है, प्रॉपर विकसित होता है, और फिर वो आगे गर्भधारण करवाता है। लेकिन पीसीओडी की महिलाओं में ये ओव्यूलेशन यानी कि जो अंडा बनने की प्रक्रिया है ये गड़बड़ हो जाती है और उनको हर महीने अंडा बनता नहीं है। वो अविकसित अंडे जो ओवरी में रह जाते हैं वही फिर छोटे छोटे सिस्ट का रूप लेते हैं। तो ये तो बहुत ही ऑब्वियस है कि जब अंडा बनेगा नहीं तो फर्टिलिटी होगी ही नहीं। तो इसलिए गर्भपात तो गर्भधारण के बाद की चीज़ है, गर्भपात का नहीं। इसमें इनफर्टिलिटी का यानी कि बांझपन की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। और पीसीओडी सही समय पे ट्रीट हो जाता है या सही समय पे लाइफस्टाइल के हिसाब से मैनेज कर लीजिए तो ये फिर आसान है ट्रीट करना। लेकिन यही अगर किसी को रेजिस्टेंट हो तो फिर कई बार दवाइयों के बावजूद भी ओव्यूलेशन ना होने की समस्या हम देखते हैं। मैम, जो महिलाएं गर्भ धारण करना चाहती हैं और जिनको PCOS है, उन्हें आप क्या सजेस्ट करती हैं? सबसे बेसिक उनको कैसे शुरू करना चाहिए? जी, सबसे पहले तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी कि खान पान, आप अपना जो शुगर वगैरह का आप इनटेक है उसको कंट्रोल करिए और जो जंक फूड है उसको बिल्कुल ही अवॉइड करिए। स्पेशली वो जो मीठे जंक फूड होते हैं, केक, पेस्ट्री, डोनट, इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करिए। एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाइए। डेली कुछ 30 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी को अपने रूटीन में शामिल करिए, क्योंकि ये जो 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी है, लोग सोचते हैं कि वजन घटाने की बात हो रही है। यहाँ सिर्फ वजन घटाने की बात नहीं हो रही है। अगर आपका वजन नहीं भी घट रहा है तो भी आपके शरीर में जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस वाली प्रॉब्लम है वो उसको ठीक करता है। यानी कि आपका जो है इंसुलिन की जो फ्री इंसुलिन की मात्रा है उसको ये कम पे लेके आएगा, आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करेगा। तो स्टार्ट विद बेसिक। अगर आपको लग रहा है कि जॉगिंग या जिम ये तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, ये मैं नहीं कर सकती हूँ, तो प्लीज स्टार्ट विद बेसिक 30 मिनट्स ऑफ वॉक एवरी डे। अगर आप 30 मिनट वॉक भी आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है तो आप उसको इंटरवल में भी कर सकते हैं, यानी कि 10-10 मिनट के आप 3 बार 4 बार वॉक पे चले जाइए। तो ये तो बिल्कुल बेसिक हुआ। उसके बाद दूसरी जो चीज़ पे हम आते हैं, उस आपने खाने पीने, फिर आप योगा का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है पीसीओडी में। योगा से आपका ओव्यूलेशन को भी इम्प्रूव होते हुए हमने देखा है। साथ में सिर्फ ओव्यूलेशन ही नहीं, यानी कि सिर्फ अंडे बनना ही ज़रूरी नहीं होता है, अंडे की क्वालिटी अच्छी होनी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो योगा से ये सब चीज़ों में फ़ायदा देखा गया है। और इसके बाद आगे आप डॉक्टरी सलाह से, जो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, वैसी दवाइयों का सेवन कर सकते हैं। मैम, थोड़ा इसको और हम आगे बढ़ाएंगे। जो महिलाएं मेनोपॉज की तरफ गई हैं उन्हें आप क्या सजेस्ट करती हैं? मेनोपॉज की तरफ जाने वाली महिलाओं में यूजुअली पीसीओडी मतलब इस लेवल मैनेजेबल कंडीशन में आ जाता है, क्योंकि एक तो मेनोपॉज के समय नॉर्मली भी पीरियड्स डिलेड होते हैं, यानी कि नॉर्मल भी महिला को मेनोपॉज के समय पहुंच के 2-3 महीने में एक बार इरेगुलर होता है, तो उसके लिए कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। फर्टिलिटी भी यहाँ हमारा कंसर्न नहीं रहा। अब यहाँ जो हमारी कंसर्न है वो है कैंसर का रिस्क, डायबिटीज़ का रिस्क, इस तरह की बीमारियों का रिस्क। तो उसके लिए मैं उनको ये कहूँगी कि जो मेनोपॉज के करीब है महिलाएं, उनको एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर जो बच्चेदानी के अंदर की परत होती है, जो हर महीने आपके मासिक धर्म के दौरान ब्लड के रूप में निकलता है, उसकी थिकनेस दिखवानी चाहिए। तो उससे क्या है, कैंसर का खतरा समझ में आता है। और अगर किसी महिला कोई खतरे के कैटेगरी में आ रही हैं तो आपकी डॉक्टर आपको उसके आगे के जांच की सलाह देती हैं, बायोप्सी वगैरह की, जो कि हमें कराना चाहिए, जो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, और उससे डर के भागना नहीं चाहिए। जी जी जी। एक और बात समझना चाहते हैं मैम कि क्या पीसीओडी या पीसीओएस जो है इसे दवाइयों से हम ठीक कर सकते हैं या इसे नियंत्रित ही किया जा सकता है, यानी सिर्फ इसका मैनेजमेंट हो सकता है? पीसीओडी का कोई क्योर नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि कोई क्योर है, एक ये दवा से एक क्योर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पीसीओडी इज़ अ मैनेजेबल कंडीशन, मतलब उसको नियंत्रित किया जा सकता है, और नियंत्रित भी इतना अच्छा किया जा सकता है कि बहुत मरीज़ की सारी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। सिर्फ अगर आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा करें तो उससे ये काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। जी जी जी। और मैम, अगर इसे हम थायराइड से अगर जोड़ करके देखें तो क्या पीसीओएस और थायराइड बिल्कुल अलग चीज़ है? दोनों बीमारियां बिल्कुल अलग हैं, लेकिन थायराइड भी एक हार्मोन है और पीसीओडी भी एक हार्मोन के ही डिसऑर्डर्स की
समस्या है। तो अगर किसी महिला को थायराइड की समस्या है तो उनको भी अगर ये सारे सिम्टम्स आए तो एक बार चेक करवा लेना चाहिए। बाकी हाँ, ऐसा नहीं है कि जिनको थायराइड की समस्या है उनको पीसीओडी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों बीमारियां अलग अलग हार्मोन्स से रिलेटेड हैं। जी, अब मैम हम कुछ भ्रांतियों पे ज़रूर बात करना चाहेंगे, कुछ मिथ पे। किस तरीके के मिथ जो हैं वो पीसीओडी या पीसीओएस से रिलेटेड आप हर रोज़ देखती हैं अपने ओपीडी में? एक तो जो यंग लड़कियां आती हैं उनको लगता है, या उनके पेरेंट्स को रादर लगता है कि पीरियड इरेगुलर होना कोई बड़ी बात नहीं है, हमें भी होता था या इस एज में बहुत कॉमन है। तो हाँ, एक मासिक धर्म की शुरुआत के जो 2 साल होते हैं, यानी एक लड़की को मासिक धर्म शुरू हुआ और अभी 2 साल से कम का वक्त हुआ है, तो उस समय ज़रूर इरेगुलर पीरियड्स को लेके हम बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं होते हैं। लेकिन अगर 2 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है तो फिर ये एक कंसर्न की बात है और आपको मिलना चाहिए अपने डॉक्टर से, ये नॉर्मल नहीं है। दूसरा जो है कि बच्चे हैं, दौड़ भाग के पचा लेंगे, कुछ भी खा सकते हैं कि नहीं, ये भी धारणा बहुत गलत है। हमारे यहाँ ये मतलब हमारे समाज में ऐसा है कि बच्चा आया तो हम बच्चे को जंक फूड ही खिलाते हैं। खास करके हमारे यहाँ कोई मेहमान आए तो हम उस बच्चे को कुकीज़ और ये सब ऑफर करते हैं, मीठा। जी बिल्कुल, मीठा ही। तो अगर आप मीठा खिलाना चाहते हैं अच्छी बात है, लेकिन हमारे जो इंडियन रेसिपीज़ हैं वो इतनी हेल्दी हैं, आप उस पर जाइए। और ये जो चॉकलेट और केक, पेस्ट्री, ये चीज़ें हैं, इनको अवॉइड करिए। और बच्चों को शुरू से ये सिखाइए। बच्चों को हमने रिवॉर्ड के तौर पे ये देना शुरू किया है तो बच्चों को लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये जो मेंटालिटी है इसको बदलने की बहुत ज़रूरत है। और एक्सरसाइज जो कि पहले बहुत कॉमन था, सारे खेलते कूदते बच्चे होते थे, अब आप 12 साल की लड़की को देखिए तो वो बिल्कुल किताबों में घुसी हुई होती हैं, उनके पास खेलने कूदने का टाइम नहीं होता है। तो एक्सरसाइज को लेके अवेयरनेस कराना ये बहुत ज़रूरी है। थोड़ा वेट मैनेजमेंट पे भी मैम जानना चाहेंगे कि वो कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीसीओएस में? पीसीओएस के साथ एक बहुत बड़ी भ्रांति ये है कि सिर्फ मोटे लोगों को पीसीओएस होता है। ऐसा मतलब अगर आप किसी दुबली लड़की को आप ये डायग्नोसिस देते हैं या उनकी मदर को बताते हैं तो वो बिलीव नहीं करती, वो कहती हैं कि मेरी बेटी तो दुबली है, इसे कैसे हो सकता है। तो ये ऐसा नहीं है। हाँ, मोटापा अपने आप में पीसीओएस के खतरे को बढ़ाता ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लड़की मोटी नहीं है उसे पीसीओएस नहीं होगा। इनफैक्ट जो लीन पीसीओएस है वो एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ पेशेंट है पीसीओएस की बीमारी में। तो क्योंकि मैंने कहा इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव फैक्टर है और इंसुलिन रेजिस्टेंस मोटापे की वजह से आता है, इसीलिए मोटे लोगों में दिखता है ये। बट ऐसा नहीं है कि कोई दुबला है तो उसे नहीं होगा। बाकी हाँ, वेट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे आप वजन घटाते हैं आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस घट जाता है और उससे जो अंदर हार्मोनल गड़बड़ियाँ हैं वो नॉर्मल होकर आपका पीसीओएस काफ़ी हद तक मैनेज हो जाता है। मैम, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है कि कई बार जब डॉक्टर ये सजेस्ट करते हैं और लोग वजन घटाने जाते हैं और घटाकर चले भी आते हैं कि चलिए अगर हमने 10 किलो वजन कम कर लिया, तो क्या अब वो पीसीओएस की समस्या कम्प्लीटली खत्म हो गई होगी? जैसा कि मैंने कहा, वजन नहीं, इंसुलिन रेजिस्टेंस। और वजन घटाने के बहुत सारे अनहेल्दी तरीके होते हैं जी, बिल्कुल, जिसमें क्रैश डाइट वगैरह करके जी लड़कियां क्या है वो फिर अपना वाटर, बॉडी का वाटर है उसको लूज करते हैं। आपको यहाँ पे जो ध्यान रखना है, आपको बॉडी का फैट कम करना है और आपको बॉडी के मसल्स को गेन करना है। तो उसके लिए एक स्लो वेट लॉस रिजीम होता है जिसमें आप धीरे धीरे वजन घटाते हैं और आपका मसल स्ट्रेंथ जो है, आप क्रैश डाइट से तो आपका मसल भी डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो आप अपना मसल स्ट्रेंथ भी लूज कर रहे हैं, तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं ठीक करेगा। तो इसके लिए आप सही खान पान लीजिए जिसमें शुगर और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाए और एक्सरसाइज करिए जिसमें एक अच्छा बैलेंस हो कार्डियो का, यानी कि जो धड़कन बढ़ाने वाली एक्सरसाइज होती हैं जिसमें आपका वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, इस तरह की चीज़ें आती हैं। साथ में मसल ट्रेनिंग, यानी कि जो जिसमें जैसे योगा हो गया, योगा, पिलाटेस, ये सब मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने का बहुत अच्छा तरीका है। या जैसे आप जो वेट एक्सरसाइजेज होते हैं ना, इससे आपका मसल बिल्ड होता है और इससे आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस फॉल करती है और आपका पीसीओएस काफ़ी हद तक क्योर होता है। जी। एक और चीज़ मुझे ध्यान आई अभी मैम कि अक्सर लोग कहते हैं कि अगर पीसीओएस की समस्या है और पीरियड्स इरेगुलर होंगे भी, लेकिन हमने कंसीव कर लिया और बच्चा हो गया तो अब हम सॉर्टेड हैं, अब कोई इशू नहीं होगा, तो क्या ये लंबे समय तक चल सकती है उसके बाद? ये बहुत गलत भ्रांति है, क्योंकि अगर किसी को लग रहा है कि पीसीओएस मतलब बच्चा नहीं हो रहा था, बच्चा हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व, तो ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, आप इसको इग्नोर करते हैं तो ये आगे चल के आपका डायबिटीज़ का कारण बन सकता है और बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं तो आगे चल के आपको एंडोमेट्रियल कैंसर का भी कारण बन सकता है।
तो किसी भी चीज़ को इग्नोर, आपको ये समझना है कि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अब जैसे किसी महिला को शुगर या बीपी होती है तो हम उनको कहते हैं कि आप एक टैबलेट डेली लीजिए, पर ऐसा नहीं है कि नॉर्मल हो गया तो उस टैबलेट को बंद कर दीजिए, है ना, तो उनको वो दवाई पूरी लेनी होती है। तो उसी तरह पीसीओएस है कि आपका जो भी आपको सिम्टम थे वो क्योर हो गया, दैट डज नॉट मीन कि अब आप बिल्कुल फ्री हैं। आपको अपना लाइफस्टाइल हमेशा मेंटेन करके चलना है, क्योंकि वो कभी भी वापस आएगा और किस रूप में वापस आएगा वो आपको नहीं पता है। जी जी। अब हम बात करते हैं मैम खान पान पे, किस तरीके का खान पान होना चाहिए, मतलब क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम खाएं, अभी तक हम क्या नहीं खाएं हम इस पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको खानी चाहिए? जी, इसमें है कि आपका जैसे मैंने कहा फ्री शुगर्स नहीं होने चाहिए। तो हमारे जो होल ग्रेन्स होते हैं, चाहे वो हम गेहूं हो, चावल में भी ब्राउन राइस हो बहुत अच्छी बात है, पॉलिश्ड राइस वगैरह से बचना चाहिए। और इसके अलावा जो आपका मिलेट्स, आजकल तो मिलेट्स के बारे में काफ़ी बातें हो रही हैं, तो हमारी जो ये सब पुरानी चीज़ें हैं जो हम लोग के यहाँ पहले कंज्यूम करते थे, तो उस तरह की चीज़ें आप कार्बोहाइड्रेट के रूप में ये लीजिए। फ्री शुगर्स आप अवॉइड करने को जब हम बात कर रहे हैं तो आपको कोई पनिश नहीं कर रहा कि आप मीठा नहीं खा सकते, आप खाइए, आप फ्रूट्स के रूप में खाइए, आप ड्राई फ्रूट्स के रूप में खाइए उसको, है ना, आप जैसे नारियल हो गया, खजूर हो गया, इस तरह से खाइए। लेकिन जो फ्री शुगर यानी कि चीनी, बिल्कुल ही जो हम वाइट शुगर यूज़ करते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए कहा जा रहा है। तो और घर का बना पौष्टिक खाना जिसमें फाइबर्स हो, यानी कि सलाद हो, हरी सब्जियां हो, इस तरह का खाना खाना है। मैम ज़रा एक और आखिरी सवाल आपसे जानते हैं कि क्या सरल और कारगर उपाय हो सकता है पीसीओएस के मैनेजमेंट का, सबसे बेसिक? जी, सबसे बेसिक जो है वो है, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो अच्छी जीवन शैली जिसमें खाने पीने की भी बात होगी, फिजिकल एक्टिविटी की भी बात होगी, आपकी नींद की भी बात होगी, यानी कि आज ये भी, नींद भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है। स्ट्रेस से भी पीसीओएस बढ़ता है। जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं बहुत ज़्यादा तो हमारे कॉर्टिसोल्स बढ़ते हैं, हमारे एंड्रोजन्स बढ़ते हैं, तो वो भी पीसीओएस की तरफ हमें ले जाते हैं। तो स्ट्रेस भी, और ये कहना कि नहीं यंग बच्चों को क्या स्ट्रेस होगी, ये बहुत ही गलत बात है। आजकल तो हर एज पे स्ट्रेस है, तो आप ये ध्यान रखें कि आपके बच्चे अच्छा खाना खाते हैं, फिज़िकली एक्टिव रहते हैं और स्ट्रेस फ्री लाइफ रखते हैं, इनकी नींद पूरी होती है। और इसमें कोई बहुत खुश होने वाली बात नहीं है कि मेरा क्लास 8 या 7 का बच्चा रात को 2-2 बजे रात तक जग के पढ़ाई कर रहा है। इसके लिए मैं कभी पक्षधर नहीं रही हूँ, बच्चों की नींद पूरी होनी चाहिए। तो इन चीज़ों का एज अ पेरेंट आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि स्लीप से भी संबंधित समस्या उत्पन्न हो रही है। जी जी। और एक छोटी सी टिप्पणी आपसे और चाहूँगी मैम, चूँकि मूड स्विंग्स भी इस दौरान बहुत होते हैं और डिप्रेशन के भी कई मामले आते हैं, तो उसको आप लोग कैसे हैंडल करते हैं, या पेरेंट्स को उसमें क्या सुझाव देते हैं? पीसीओएस जो है डिप्रेशन की तरफ ले जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा यंग पॉपुलेशन है वो अपने लुक्स को लेके काफ़ी कॉन्शियस होता है। और पीसीओएस, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि स्किन और हेयर को भी अफेक्ट करता है। तो जिसके पूरे चेहरे पे मुहासे आ रहे हैं, मुहां से दाग छोड़ रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, अनवांटेड जगह पे बाल आ रहे हैं, अक्सर ऐसे बच्चों को आप देखेंगे कि पीयर ग्रुप में भी मजाक बनाया जाता है, तो ऐसे में उनकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है। तो वही पेरेंट्स को समझना होगा कि एक तो बच्चे का पॉजिटिव माइंडसेट रखें, बहुत ज़्यादा हमें एज अ पेरेंट अपने बच्चों को सिखाना चाहिए बॉडी शेमिंग के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपने एज अ पेरेंट अपने बच्चे को सिखा रहे हैं तो वो धीरे धीरे सोसाइटी को चेंज करेगा। और बाकी जिनके साथ ऐसा हो रहा है उनसे मैं यही कहूँगी कि ये कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो जाती है। स्किन और हेयर की प्रॉब्लम, आपके बाल अगर आज गिर रहे हैं, पीसीओडी के आप मरीज हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कल आप गंजी हो जाएंगी, आपके वो बाल धीरे धीरे वापस आ जाते हैं। बस आपको उस ट्रीटमेंट के प्रोसेस में आना पड़ेगा। जी, डॉक्टर अंजलि, आप हमारे कार्यक्रम में आई, हमारे दर्शकों को आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर अंजलि प्रकाश से, जो शहर की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, और वो हमें पीसीओएस के बारे में बता रही थी। तो आइए हम आपको ये भी बता दें कि आज के लिए बस इतना ही, और अगली बार हम फिर से एक नए विषय, एक और नए विशेषज्ञ के साथ फिर से आएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार।